हे एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और आज का जो चैप्टर है वो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया को कैसे कॉन्कर किया। बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलूँ, कॉन्क्वेस्ट जो है काफ़ी लाइट वर्ड है, इतना हमारे को यहाँ पे इसमें जो है अंडरस्टैंड नहीं होगा या फिर महसूस नहीं होगा। अगर मैं हिंदी में लिखूँ यहाँ पे, तो ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया को गुलाम कैसे बनाया। ठीक है, तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं। तो यहाँ पे जो है मेजरली ब्रिटिशर्स की 4 पॉलिसीज़ हमारे को देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ये यहाँ पे आपकी जो टेरिटोरी है, टेरिटोरी को कैसे यहाँ पे ये कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होगी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस होगी, रिंग फेंस पॉलिसी होगी, तो ये इसी के अंडर आती है। उसके बाद फिर आप देखोगे भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी है। ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, और तीसरी है यहाँ पे जब ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे मुगल्स था, मुगल्स के टाइम में क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ से इन्होंने क्या चेंज लाया। और यहाँ पे ये जो है आपकी यहाँ पे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पे इन्होंने सेटअप किया, और एजुकेशन पॉलिसीज़ के ऊपर क्या चेंज किया। ठीक है, जिससे एक टाइप से यहाँ पे इन्होंने जो है हमारे को मानसिक तौर से जो है प्रॉपर गुलाम यहाँ पे बनाया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम जो है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमने यहाँ पे जो है डिस्कस किया हुआ था, जब भी यूरोपियंस जो है इंडिया में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे बोला भी मुगल्स का डिक्लाइन कैसे हुआ, ये डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। उसके साथ ही यहाँ पे जो है 18th सेंचुरी में इंडिया की इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और एंड में इंटर यूरोपियन पावर्स कैसे ब्रिटिश ने, जो ब्रिटेन है, इन्होंने बाकी की जो पावर्स है उनको कैसे एलिमिनेट किया इंडिया से। तो इसके बाद जो है फाइनल जो है यहाँ पे हम टच देंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो आ जाओ डायमेंशन में, जो है यहाँ पे डायमेंशन क्या है, यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर आ जाओ। प्लासी और बक्सर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है कॉन्क्वेस्ट पॉलिसीज के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रो आ जाओ। इंट्रो में यहाँ पे क्या देखोगे, इंट्रो सिंपल सा होगा। इसमें आप बताएंगे भी टाइम पीरियड क्या था इस बैटल का, और किस किस के बीच में यहाँ पे ये फाइट की गई हुई थी। तो यहाँ पे आपकी बैटल ऑफ प्लासी, जिसको बीओपी बोलूँगा मैं, इसका टाइम पीरियड आपका जो है 757 था। ठीक है, और ये किसके बीच में लड़ी गई थी। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ यहाँ पे बंगाल का जो है नवाब था। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल की तरफ यहाँ पे सिराजुद्दौला था। ठीक है, तो ये आपका इंट्रो होगा। अब बॉडी के ऊपर हम देखेंगे। तो बॉडी में जो है हमारे को हमेशा 2 चीज़ें देखनी होती है हिस्ट्री में। एक होता है आपका कॉज। ठीक है, ये बैटल क्यों हुई, उसके कारण क्या थे। दूसरा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जब ये बैटल होगी, जिसमें मान लो अगर यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर 250 वर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप जो है कॉज लिखेंगे। कॉज के बाद फिर यहाँ पे आपको कोर्स, जो बैटल कोर्स है, किस किस के बीच में यहाँ पे लड़ा हुआ, किसने किसको सपोर्ट की, आप राइट कर सकते हो। और लास्ट में फिर वही आप देखोगे यहाँ पे इम्पैक्ट क्या रहा। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस होना, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर करना। अब बॉडी में आप देखोगे तो हम कॉजेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल कॉजेज होते हैं। तो यहाँ पे आप हम देखेंगे सबसे पहले जो है पॉलिटिकल कॉज है। पॉलिटिकल कॉज में आप क्या देखोगे, थोड़ी सी बिहाइंड द स्टोरी में चलो ना, तो ब्रिटिशर ने जो है अपने जो जितने भी यहाँ पे फोर्ट्स थे और जितने भी यहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज थी, तो फैक्ट्रीज की इन्होंने क्या है फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी हुई थी, है ना, बिना परमिशन के। तो एक कॉज आपका ये होगा, ये जो फोर्ट विलियम है कि फोर्टिफिकेशन, इसमें इसके पास कोई परमिशन नहीं थी। ठीक है जी, जब फोर्ट विलियम की यहाँ पे फोर्टिफिकेशन होती है तो उसमें जो है सिराजुद्दौला यहाँ पे एक्शन लेता है। ठीक है, और उसमें जो है ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं इनके बीच में छोटी सी एक बैटल होती है, और यहाँ पे ये जो है ब्रिटिशर्स को, ये जो इनके ऑफिसर्स और जो क्लर्क्स वगैरह होते हैं, इनको ये एक जगह पे कैद कर देता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक होल इंसिडेंट। जिसमें जो है यहाँ पे एक कमरा होता है छोटा सा, उसमें जो है ये काफ़ी लोगों को उसके अंदर डाल देता है, और वहाँ पे बिल्कुल छोटा सा स्पेस होता है यहाँ पे जो है, जिसमें जो है यहाँ पे जो हवा जो है ट्रांसफर करती है या फिर ये ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, तो इसमें सफोकेशन होती है और आधे से ज़्यादा यहाँ पे उसमें मर जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा कारण आप लिखोगे यहाँ पे ब्लैक होल इंसिडेंट।
ठीक है। अब तीसरा कारण है आपका यहाँ पे जो वापस हम लिखेंगे जो है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ठीक है जी। अगर मुगल्स का डिक्लाइन ही नहीं होता तो यहाँ पे इस बैटल की यहाँ पे इतनी खास यहाँ पे अहमियत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मुगल्स जो है काफ़ी आपका जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे अप्रोक्स जो है यहाँ पे इसका 70% इन्होंने रूल करा हुआ है। ठीक है, तो बंगाल एक छोटा सा रीजन था इनके अंडर। अगर कल को ऐसी कोई बैटल भी होती तो यहाँ पे इन्होंने बड़े आराम से इनको जो है टेक डाउन कर देना था। ठीक है, पर मुगल्स का खुद ही डिक्लाइन हो गया तो इसमें यहाँ पे फिर ये भी एक कारण माना जाता है। उसके बाद फिर अनदर रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो फ्रेंच है, ठीक है, यहाँ पे इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा राइज हो रही होती है। राइज ऑफ फ्रेंच। ठीक है, तो इनका ऐसा आप देखोगे जो यहाँ पे जो फ्रेंच है, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगा लेते हैं, इनकी राइवलरी चली होती है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपनी फैक्ट्री लगाएंगे तो यहाँ पे फ्रेंच भी वहाँ पे जो है यहाँ पे इनको टारगेट करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इनकी राइवलरी आपस में हर जगह पे चली हुई होती है। इंडियन यहाँ पे आप देखोगे जो कोस्टल लाइन्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको पॉलिटिकल कॉजेज देखने को मिलेंगे। अब आ जाओ इकोनॉमिक कॉज में, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक के क्या क्या कारण थे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स को जो यहाँ पे दस्तक, ठीक है, जो फरमान जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो नवाब के द्वारा ये इशू किया हुआ था या फिर इनको दिया हुआ था, तो इसका ये मिसयूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इस कारण ये भी था, तो इसको लिख लो। मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस बाय ब्रिटिशर। और किसने दी थी ये? सिराजुद्दौला के। लिख लो गिवन बाय बंगाल नवाब। अब दूसरा है यहाँ पे जो है इकोनॉमी में, यहाँ पे जो है जो राइवल्स हैं फ्रेंच है, तो ये यहाँ पे इनको परेशान करते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट विद फ्रेंच। ठीक है, अब अदर कॉज के ऊपर आ जाओ या फिर सोसाइटल कॉज के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अदर लिखो या फिर सोसाइटल कॉज। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भी, यहाँ पे जो मीर जाफर था जो मिलिट्री कमांडर था, उसने जो है यहाँ पे ईस्ट इंडियन कंपनी को यहाँ पे सपोर्ट दे दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी। उसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे जो बैंकर्स हो गए या फिर मर्चेंट क्लास है, उनकी सपोर्ट भी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ होती है, ना कि बंगाल के नवाब की तरफ। ठीक है, तो ये फंडिंग करते हैं एक टाइप से ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जाम्पल में कौन है? जगत सेठ है। उसके बाद फिर आप देखोगे सिराजुद्दौला की जो है जो अदर रिलीजन के लोग थे, जैसे हिंदूज हो गए या फिर सिख हो गए, वहाँ पे रहने वाले, इनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो उन लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। तो लोग भी इसके साथ खुश नहीं थे, तो लोग भी इसको जो है यहाँ पे राजा ना बनना चाहते थे। ठीक है, जो नवाब की इस गद्दी से हटाना चाहते थे। लोग फ्रस्ट्रेटेड विद एक्टिविटीज़। तो कई लोग ऐसा बोलते थे भाई सिराजुद्दौला जो है सिडिस्ट है और नेक्रोफाइल को यहाँ पे ये प्रमोट करता था। ठीक है, ये प्रैक्टिस करता था। अब कंक्लूजन में यहाँ पे सॉरी इम्पैक्ट इम्पैक्ट रह गया अभी, ये जो कॉज थे। ठीक है, अब आ जाओ इम्पैक्ट के ऊपर। जब कॉज ये थी भी बैटल हुई, अब बैटल हो गई, तो इसका इम्पैक्ट क्या है? अब यहाँ पे नवाब हार गया था। ठीक है जी, तो पॉलिटिकल कॉज यहाँ पे लिख लो। पॉलिटिकल कॉज ऐसा है सर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। ठीक है,
ये सेट करते हैं यहाँ पे क्या, पपेट रोल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप पॉलिटिकली देखोगे, जो यहाँ पे जो कैपिटल है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। कलकत्ता क्या है, न्यू पावर सेंटर। इकोनॉमिक कॉज आपको क्या देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक कॉज में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होती है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ ही यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की होता है, पर यहाँ पे जो है इम्पैक्ट जो है बाद में ही आता है, ठीक है। तो इसमें आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे रेवेन्यू टैक्स कलेक्टर बन जाती है, ठीक है, जिसमें इनका टैक्स काफ़ी हाई होता है। और उसके साथ ही यहाँ पे जो है इकोनॉमिक कॉज, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आपके जो नवाब है, नवाब को वॉर रेपरेशन देनी पड़ती है, क्योंकि ये बोलते हैं भाई साहब आपकी वजह से वॉर हुई है, अगर आप लड़ाई नहीं लड़ते तो ये सब होना ही नहीं था, तो अब हर जाना भरो, हैड टू पे वॉर रेपरेशन। तो सरकारी खजाना ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये लूट लेते हैं, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना यहाँ पे। अब तीसरा यहाँ पे जो है आपकी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, तो सोसाइटी के ऊपर आप देखते हो यहाँ पे आपकी जो रूरल इकोनॉमी है ना, इसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं। इकोनॉमी, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे लैंड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में काफ़ी ज़्यादा इनके हैवी टैक्सेस होते हैं। कैश क्रॉप को जो है यहाँ पे ये ग्रो करने के लिए इनको फोर्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लस फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप, ठीक है। तो इससे पता क्या होता है, जो कैश क्रॉप होती है कॉटन वगैरह, इससे जो है जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना, काफ़ी जल्दी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कैश क्रॉप या मनी क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्या हो गए, ठीक है। इसको सेपरेटली लिख लेना, 3 पॉइंट हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन में आप देखोगे ब्रिटिशर जो है अपने आप को कंसोलिडेट पावर बना देती है यहाँ पे। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, यही जो प्लासी की बैटल है ये बक्सर के लिए यहाँ पे फाउंडेशन बन जाती है। दैट फाउंडेशन टू द बैटल ऑफ बक्सर। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स कंसोलिडेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन होगा। अब आ जाओ बक्सर के ऊपर। तो इसमें आप जो है इंट्रो में क्या राइट करोगे, तो आप फिर बताओगे यहाँ पे जो बैटल का जो कोर्स है किस किस के द्वारा यहाँ पे किस किस के बीच में यहाँ पे हुई है, उसको यहाँ पे आप बताओगे। बैटल ऑफ बक्सर ये जो है आपके यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ होते हैं, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके साथ मिलेगा नवाब ऑफ अवध। ये सारे एक तरफ लड़ते हुए ऐसा लगता है भी बहुत बड़ी फोर्सेज हैं, ठीक है। और तीसरे तो यहाँ पे जो है जिसका इन्फ्लुएंस आप देखोगे, एम्प्रर ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसके बाद कोई आर्मी नहीं होती, बेचारा ऐसे ही घुसा होता है इसमें। और इसमें टाइम फ्रेम के बारे में आप बता देना, यहाँ पे जो है टाइम फ्रेम यहाँ पे आपकी जो है 1764 पे यहाँ पे आपकी ये बैटल होती है, ठीक है। तो एक इंट्रो आप ऐसे दोगे भी, यहाँ पे जो है कोर्स के बारे में आप बताओगे भी, ये यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वॉरियर्स। और दूसरा आप बता सकते हो भी यहाँ पे जो मैंने बताया होता है, यहाँ पे ये जो है बैटल ऑफ बक्सर है ना, सॉरी प्लासी, जो बैटल ऑफ प्लासी है इसने फाउंडेशन यहाँ पे रखी हुई है, तभी यहाँ पे आपको जो है बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलती है। तो इसमें आप जो है इंट्रो कुछ इस तरीके से भी राइटर कर सकते हो।
अब फिर आपका यहाँ पे बॉडी में आप क्या राइट करोगे? ठीक है जी, कॉजेज क्या रहे हैं, इसके कॉजेज के बारे में हम देखेंगे। तो पॉलिटिकल कॉज के ऊपर आ जाओ। पॉलिटिकल कॉज आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? ठीक है, तो इस टाइम में आप देखोगे यहाँ पे जो है, जो नवाब्स हैं ना, ये यहाँ पे एक बैटल ये हार चुके हैं। ठीक है, प्लासी की बैटल हार चुके हैं। तो इस टाइम आपको जो है यहाँ पे पावर स्ट्रगल देखने को मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। ठीक है, पावर स्ट्रगल बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे एक कारण ये है। दूसरा कारण यहाँ पे ये होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, यहाँ पे पपेट रूलर यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं और यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऊपर यहाँ पे इनका जो है मेन फोकस होता है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो रूलर होता है ये इनसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये रिबेलियन या फिर रिपोर्ट कर देता है। पपेट रूलर्स, एक कारण ये होता है। और यूनिवर्सल कारण यहाँ पे जो है मुगल्स का डिक्लाइन है। अगर इनका डिक्लाइन नहीं होता तो ऐसा कुछ होना ही नहीं था। एक कारण आप बोल सकते हो भी, यहाँ पे प्लासी की बैटल में जो लॉस हुई वो भी एक कारण था। ठीक है, और लास्ट जो है आप लिख सकते हो यहाँ पे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। सिंपल इनडायरेक्टली यही बात बोल रहा हूँ पपेट रूलर का। ठीक है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये जो है पॉलिटिकल कॉजेज आपको देखने को मिलेंगे। अब इकोनॉमिक कॉज में आपको क्या देखने को मिलेगा? हैवी टैक्सेशन देखने को मिलेगा इस टाइम पे। करप्शन भी यहाँ पे जो है पीक में होता है इस टाइम पे। ठीक है, इनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता है यहाँ पे, कोई भी रेगुलेशन वाला यहाँ पे लॉ पास नहीं होता है इंग्लैंड की पार्लियामेंट में। उसके साथ ही यहाँ पे अनइक्वल ट्रेड प्रैक्टिसेस चली होती हैं। जो आपका यहाँ पे ट्रेड हो रहा होता है, एक तरफ आप देखोगे इंडिया है, दूसरी तरफ यहाँ पे ब्रिटेन है। आगे पीछे होगी स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो ब्रिटेन का यहाँ पे जो गुड आ रहा था तो वो ड्यूटी फ्री होता है। ठीक है, पर यहाँ से जो इंडिया का गुड जो है यहाँ पे ब्रिटेन पे जो जा रहा था उसमें जो है हैवी टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट जो है यहाँ पे उस प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है और ये मार्केट से नेचुरली यहाँ पे जो है बाहर हो जाता है। ठीक है, आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे दस्तक का यहाँ पे ये मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉपेट रूलर यहाँ पे इन्होंने बिठाया हुआ है तो दस्तक का यहाँ पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट देख लो। इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? यहाँ पे आप देखोगे ड्यूटी फ्री ब्रिटिश ट्रेड। ठीक है, इंडिया में जो है यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस चली होती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लिख लेना ब्रैकेट में शायद में पूरा डिस्क्राइब करते हुए। टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, लोग काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे परेशान हो गए थे। ठीक है, तो 1970 के टाइम पे यहाँ पे ग्रेट फेमाइन भी आती है और इस टाइम में जो है काफ़ी लोग मरते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है ना, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। हैवी टैक्स और अनइक्वल फेयर जो है यहाँ पे फेयर प्रैक्टिसेस है। इंडस्ट्रीज ऑफ बंगाल। तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है ना, इसकी हवाई आती है, बाकी कुछ नहीं हो पाता। अब ये जो यहाँ पे जो है पेट्रोनेज जो होती है ना बंगाल में, तो ये ख़त्म हो जाती है इस टाइम पे। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको आर्टिशियंस, म्यूजिशियन या फिर कुछ भी ऐसे क्राफ्टमैन जो होते हैं ना, तो उनको रॉयल पेट्रोनेज मिलती थी जिसमें जो है यहाँ पे ये वर्क करते थे। पर जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, इनका रूल हुआ, तो इन्होंने जो है ये पेट्रोनेज ख़त्म कर दी। ठीक है, इनको लगता है भी ये अननेसेसरी यहाँ पे जो है वेस्ट है मनी की। तो जिसमें आप देखोगे आज की टाइम में भी आपको कुछ एक ऐसी जो है एंशियंट टाइम की जो टेक्निक्स की कोई भी चीज़ें मिल जाती है, तो उसमें आप बोलोगे भी यार ये इसकी कारीगरी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आज की डेट में क्यों नहीं बनती है? तो उसका कारण यही है क्योंकि रॉयल जो पेट्रोनेज है ना वो ख़त्म हो गई थी। अब पॉलिटी के ऊपर आ जाओ, भी पॉलिटिकल कॉज क्या मिलेंगे आपको?
पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सॉरी कौन सी। तो यहाँ पे ऑफिशियली आपका जो है मुगल एम्पायर का एंड हो जाता है। दूसरा यहाँ पे ये जो अवध है ना, अवध का जो ये राजा होता है, इसको कैप्चर कर लेते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये बफर स्टेट है, ठीक है, अलायंस यहाँ पे ये इसके साथ यहाँ पे ट्रीटी साइन करते हैं, मित्र बन जाते हैं ये थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं इनको। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है आपको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे आप डुअल गवर्नेंस यहाँ पे शुरू होती है। इसको आप कंक्लूजन में भी यहाँ पे लिख सकते हो। और ये जो ईस्टर्न इंडिया है ना, यहाँ पे मैप में यहाँ पे ये जो रीजन है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल मिल जाता है इनको। ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, कंक्लूजन में आप ऐसा राइट कर सकते हो भी, इस बैटल से पहले जो ब्रिटिशर्स थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंक्लूजन में, तो ये पहले ट्रेडर्स थे, और इस बैटल के जो आउटकम के बाद फिर यहाँ पे ये रूलर्स बन जाते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है जी। अब आ जाओ मेन टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स जो है ऑफिशियली अपना यहाँ पे जो है झंडा गाड़ दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या क्या चेंजेस लाते हैं, ठीक है। अब बंगाल तो इन्होंने कैप्चर कर लिया, पर बाकी का जो रेस्ट ऑफ इंडिया है ना, उसको भी ये कैसे कैप्चर करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अब पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और इकोनॉमी की पॉलिसीज़ के ऊपर हम देखेंगे, इनका जो है ट्रेड कैसे सरप्लस होता है और ये टेरिटरी को कैसे गेन करते हैं इंडिया में। तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के ऊपर आ जाओ। तो यहाँ पे आपको 3 पॉलिसीज़ देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन है आपकी रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। सेकंड है आपकी सब्सिडरी अलायंस। तीसरी आपकी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। अब पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के ऊपर यहाँ पे आपको एक इंट्रो देना पड़ेगा, ठीक है जी। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो है आपका POA एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप देखोगे ये फोर्सफुली जो इंडियन स्टेट्स होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्रिटिश टेरिटोरी के अंदर, ठीक है जी। और जिससे इनका जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनकी जो है यहाँ पे पावर और रेवेन्यू दोनों बढ़ती है, इसका कारण होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे इंट्रो का सिस्टम वेयर ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सफुली absorbing इंडियन प्रिंसली स्टेट्स टू इट्स टेरिटोरी या फिर इट्स कंट्रोल। तो यहाँ पे जो है आपका इंट्रो होगा, और इसका यहाँ पे फिर आप बोलोगे भी इसका रीज़न क्या है। इंक्रीजिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू और पावर, ठीक है। जितनी ज़्यादा टेरिटोरी आएगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे इनके पास जो है पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है, जिससे यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रेड कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को लूट पाएंगे। तो ये यहाँ पे आपको जो है इंट्रो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसको जो है इन तीनों में भी अगर सेपरेटली आपको क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आप इसको राइट कर सकते हो। अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। बॉडी में फर्स्ट आती है आपकी रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, इसको वॉरेन हेस्टिंग जो है यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करता है। और इसके पीछे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो ब्रिटिश की जो टेरिटोरी इन्होंने गेन की हुई है इसको यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस जो है इस पॉलिसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटोरी
स्पेशली पर्टिकुलरली फ्रॉम बंगाल। ठीक है, ये बंगाल के ऊपर इन्होंने जो है फोकस रखा होता है। और इसमें आपको जो है मेथड क्या देखने को मिलेगा, ये मेथड क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये बफर जोन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसी बफर जोन को ये फोर्टिफाई करते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये बंगाल है। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी स्टेट है बंगाल के साथ, कौन सी दूसरी स्टेट, अवध थी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आप देखोगे अवध ऐसे भी हार चुका है, उसके साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की होती है इलाहाबाद की। तो यहाँ पे जो है अवध अभी बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है इनका। ठीक है, तो ये कौन है, ये अवध है। तो अवध जो है बफर स्टेट है, और यहाँ पे जो उस टाइम की जो पर्टिकुलरली थ्रेट था वो क्या था, मराठा। मराठा एम्पायर जो है अटक से कटक तक यहाँ पे पहुंच चुका था उस टाइम में। तो मराठास के जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस या डायरेक्ट थ्रेट को यहाँ पे काउंटर करने के लिए यहाँ पे इस पॉलिसीज को लाते हैं, और यहाँ पे ये जो अवध है, अवध को यहाँ पे ये फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक टाइप से ये जो है अवध यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर के रूप में यहाँ पे ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो है जो बंगाल इनकी जो टेरिटरी है ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसको ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर सके। ठीक है, और ये बचाए रखें। तो इसमें आप लिखोगे कंपनी या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड बफर जोन बाय fortifying the borders of neighboring allied स्टेट्स। ठीक है, तो खुद को बचाने के लिए यहाँ पे जो है इनको बफर के रूप में यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रेटेजी यूज़ क्यों की जाती है, या फिर क्यों की थी इन्होंने, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक तीर से दो निशाने मारे थे। दूसरा, पहला तो यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी जो मिलिट्री की एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उसको इन्होंने बचाया हुआ था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इनका जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो ट्रेड है वो भी यहाँ पे बचा रहे हैं। तो एक तीर से दो निशाने मारे थे इन्होंने। मिनिमाइज्ड ब्रिटिश डायरेक्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड सिक्योर्ड देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये इसका कारण था। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपकी सब्सिडरी अलायंस है। अब सब्सिडरी अलायंस में ऐसा होता है, यहाँ पे ये जो है अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस में ऐसा होता है, यहाँ से जो ये जो मिलिट्री का खर्चा जो होता है ना, आर्मी का खर्चा, ये यहाँ पे नेटिव स्टेट से लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो है आप देखोगे रिंग फेंस पॉलिसी में भी खर्चा खुद नहीं करते हैं, और सब्सिडरी अलायंस में भी ये खर्चा खुद नहीं करते हैं। जो नेटिव स्टेट्स होते हैं उनसे ये पैसा यहाँ पे ये वसूलते हैं। तो काफ़ी दिमाग लगाते हैं यहाँ पे ये। तो इसको जो इम्प्लीमेंट किसने किया हुआ है, लॉर्ड वेलेस्ली ने यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट किया होता है। इम्प्लीमेंटेड बाय ठीक है। अब इसमें आप देखोगे जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव ऐसा था, जो यहाँ पे जो पोटेंशियल थ्रेट्स थे, ठीक है, जैसे जो बड़ी पावर्स थी उस टाइम आप देखोगे, खासकर जो टीपू सुल्तान हो गया। ठीक है, जैसे हैदर अली मर जाता है उसके बाद टीपू सुल्तान होता है, तो उनको लगता है भी ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम में जो है इनको न्यूट्रलाइज करने का। पर टीपू सुल्तान जो है काफ़ी टफ फाइट देता है इनको। ठीक है, जो यहाँ पे पोटेंशियल थ्रेट्स इनको देखने को लगते थे, तो यहाँ पे जो है इस टाइम पे ये जो है इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं इस पॉलिसी के थ्रू। और बाकियों को जो है यहाँ पे जो कमज़ोर यहाँ पे किंगडम्स थे या फिर पावर्स थी, उनको ये कंप्लीटली जो है अपने अंडर ले लेते हैं, एक टाइप से इनको खा लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, लॉस ऑफ सॉवरिनिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, मेन कोर फोकस था इनका, ये यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव था। अब इसमें आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे,
तो पहला फीचर तो यही है आपका, ये जो है जो सॉवरेनिटी है इसको ये ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे जो इंडियन रूलर्स थे, खासकर जो वीक रूलर्स थे, हैदराबाद का निजाम वैसे पहला था जिसने इसको एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेड ब्रिटिश पैरामाउंट सी पावर। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है ये कंट्रोल करते हैं आर्मी और एक्सटर्नल अफेयर्स को। ठीक है, तो ये इनका जो है मेन गोल होता है। अब दूसरा आप देखोगे यहाँ पे इसका फीचर है मेंटेनेंस ऑफ मिलिट्री। तो इंडियन स्टेट्स को पे करना पड़ता था ब्रिटिश टेरिटरी में जो है ब्रिटिश की जो है ट्रूप्स को। ठीक है, तो ये पूरी पूरी यहाँ पे जो है मेंटेनेंस इन्हीं से लेते थे। इंडियन स्टेट्स हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स इन देयर टेरिटोरी। तो ये जो रिवेलियन या रिवोल्ट का जो यहाँ पे झंझट देखने को मिलता है ना, यहाँ से ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो है एक तीर से दो निशाने यहाँ पे भी मारते हैं। ठीक है, कल को जो है कोई राजा महाराजा अगर उसके पास आर्मी है, ठीक है, अभी तो उनके पास जो है फ्रेंडली बिहेवियर चला हुआ है जब तक ब्रिटिशर्स के हिसाब से यहाँ पे चली हुई है कंडीशंस। कल को अगर ऐसा होता है कोई कंडीशंस नहीं चली हुई है, कोई रिवोल्ट करना चाहे, तब भी इसमें जो है यहाँ पे रिवोल्ट नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पे इनको प्लस पॉइंट होता है। पे फॉर देयर एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो इंडियन स्टेट्स को ये पे करना पड़ता था। अगर कोई फेल यहाँ पे फेल हो जाता है ना पे करने में, तो यहाँ पे उसकी जो है जो टेरिटरी है उसको ये अनेक्स कर लेते थे। ठीक है, तो ये भी इसका एक यहाँ पे इन्होंने राइट करके दिया हुआ था यहाँ पे चार्टर में अपने। अब इससे आपको क्या देखने को मिलता है, डिसोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट आर्मी। तो यहाँ पे ये जो है जो इंडियन स्टेट्स थी, टू डिपेंड ऑन ब्रिटिश ट्रूप। ठीक है, तो इन्हीं को ये माई बाप बना देते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे जो है टेरिटोरियल सेशन। ये टेरिटरी को सीज कर लेते हैं अगर कोई फेल हो जाता है, फेल करता है कोई नेटिव रूलर पे करने में। अगर फेल टू पे क्या ट्रूप मेंटेनेंस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर पैसा नहीं दे पाता है तो यहाँ पे ये उसकी टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी थी। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने बोला भाई यहाँ पे जो है आपको जो है हम जो है मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे निजाम था, निजाम को जो है यहाँ पे दो तरफ यहाँ पे खतरा था। ठीक है, एक मराठा हो गया, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान हो गया। तो वो तो आसानी से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे हैदराबाद वाले, पर बाकी यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे टीपू टीपू सुल्तान होता है वो इसको जो है यहाँ पे रिजेक्ट करता है इस पॉलिसी को। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है इसकी जो है अपनी फोर्सफुली यहाँ पे पैरामाउंट से यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। तो इंडिया में आप देखोगे यहाँ पे देखो 200 साल इंडिया को रूल किया, पर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है ना, तो उस टाइम आप देखोगे जो यहाँ पे गांधी की आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थी। ठीक है, अहिंसा के ऊपर। तो ये बोलते हैं भाई हमारे को ग्लोबल क्या कौन सा था वो प्राइज़ है, ग्लोबल पीस प्राइज़ था या कुछ ऐसा था। तो उसके चक्कर में ये बोलते हैं भाई हमारे को जो है यहाँ पे हम जो है आर्मी को यहाँ पे बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है,
और उसके साथ ही उनको जो है यहाँ पे अपनी जो है इमेज जो है इंडिया को सेट करनी है, यहाँ पे वर्ल्ड के ऊपर जो है हम अहिंसावादी है, ठीक। और इनको ये नहीं पता चला भी यहाँ पे जो है जिस जो जो अपनी जो आर्मी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है, उसकी टेरिटरी जो है अनेक्स कर ली जाती है। और यही 1962 में इंडिया को देखने को मिलता है वापस। तो हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाई जाती है, आपको जो है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करती है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसमें यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करता है डलहौजी, ठीक है जी। काफ़ी छोटी एज में यहाँ पे ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, अगर किसी के पास बायोलॉजिकल लेयर नहीं है। डू नॉट हैव अ बायोलॉजिकल लेयर। अब इसकी वही बात है, अब इसकी आउटकम क्या होती है? आउटकम सेम ही होती है सर, जो मैंने इंट्रो में बताया हुआ है। इनकी टेरिटोरी की एक्सपेंशन हो जाती है डायरेक्टली, ठीक है। ब्रिटिशर्स के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं, जिसमें यहाँ पे ब्रिटिशर्स की पावर भी बढ़ जाती है, ठीक है। और रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, क्योंकि टेरिटरी यहाँ पे बढ़ गई है तो ट्रेड ज़्यादा होगा, अब ये ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। अब इसका इम्पैक्ट देखो क्या है, ये तीनों जो है यहाँ पे एनेक्सेशन के ऊपर, खासकर आप देखोगे सब्सिडी लाइन्स के यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली रिलेट कर पाओगे। तो जब यहाँ पे इंडियंस की जो नेटिव स्टेट्स थी उनकी खुद की आर्मी खत्म हो गई, तो यहाँ पे जो है जो इंडिपेंडेंस है ना, वो उसके बारे में तो सोचना भी बंद हो गया इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे इरोजन ऑफ इंडिपेंडेंस आप जो है फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, ठीक है। तो आर्मी सबसे बड़ी चीज़ है, आर्मी अगर किसी के पास है तभी आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, अगर आपके पास आर्मी नहीं है आपको कमजोर में ट्रीट किया जाएगा, और आपको एक दूसरे जो है यहाँ पे भेड़िए की तरह मिल बांट के खा जाएंगे, ठीक है। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो एक्सिस पावर थी ना, उनकी जो जितनी भी कॉलोनीज थी ना, वो सारी उन्होंने जो है मिल बांट के खा ली थी, जापान को कुछ नहीं मिला था, ठीक है। अब उसके बाद फिर आ जाओ नेक्स्ट, इकोनॉमिक बर्डन। आपकी ये जो स्टेट्स थी ना, अब आर्मी भी ब्रिटिशर्स थी, ठीक है, और पैसा भी जो है जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको देना पड़ रहा था। तो इसमें यहाँ पे जो है जो इकोनॉमिक बर्डन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। और तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो है रिवोल्ट को यहाँ पे बिल्कुल सिक्योर कर लिया होता फ्रॉम एनी फ्यूचर रिवोल्ट लिखो। और उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये फैसिलिटेट करता है ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन को बड़े आराम से, ठीक है। ब्रिटिश एक्सपेंशन, ठीक है जी, काफ़ी आसान चीज़ थी इनके लिए। अगर मान लो कोई भी स्टेट इनको अपने कैप्चर करनी होती है, अपने कंट्रोल लानी होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये क्या बोलेंगे, भाई इस साल जो है हम आपको, आप जो है 10,000 जो है सोने के सिक्के दे दो, हम आपको जो 1 साल के लिए प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अगले साल ये बोलेंगे भाई 10,000 से नहीं होगा, अब तुम्हारे को 15,000 देने पड़ेंगे, 15 के बाद फिर ये बोलेंगे भाई 20,000 हो गए, ठीक है। तो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, 2-3 सालों के अंदर अंदर जो है कोई भी टेरिटरी अपने अंडर ले सकते थे, ठीक है। तो ये मेजर रीजंस आपको देखने को मिलेंगे, एक दो आपके जो है खुद के पॉइंट होंगे तो आपको वैसे भी राइट कर लेना। अब आ जाओ यहाँ पे जो सेकंड वन है वो है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। तो वैसे आप, मैं बोलूँगा इकोनॉमी के ऊपर हम बात करते हैं, इंडिया की इकोनॉमी में तो हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला हुआ था यहाँ पे इंडिया इन 18th सेंचुरी में आप सोसाइटी और इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें जो है मेजरली देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, ठीक है। दूसरा है हमारा ट्रेड, और तीसरा है हमारे यहाँ पे जो है लोकल जो है यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे जो है प्राइमरली फोकस में वो रहती है। तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या लाया, यहाँ पे लाया इन्होंने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, जिसका भुगतान जो है इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद तक भी करने पड़ रहा था। क्योंकि जो ये जो ज़मीन है ना,
ये कुछ के पास ही यहाँ पे कंसोलिडेट होगी, और बाद में फिर उन्हें आप देखोगे जब आज़ादी के बाद फिर यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई लैंड की, तो यहाँ पे जो नाम है ना, जो ज़मीन के मालिक है वो कुत्तों तक के नाम के ऊपर रखे हुए थे, ठीक है। जो घर का जो डॉग है ना वो भी मालिक था ज़मीन का। तो इतने बुरे हाल थे इंडिया के। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रैयतवारी। तीसरा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे महलवारी। ठीक है, जिन तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको जो है एक या तो फिर एक साथ क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे आपको, या फिर सेपरेटली क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो इकोनॉमिक यहाँ पे जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स की, यहाँ पे आप जो है ब्रिटिश की यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल या फिर कॉन्क्वेस्ट की जो पॉलिसी है उसको आप सेमी इंट्रो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो। ठीक है जी, मेन बात यही है, ये जो है अब्जॉर्व करना था। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है रेवेन्यू को बढ़ाना था, तो इकोनॉमी में इस पॉइंट को आप पहले लिख लेना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट वन में जो है आपका जो एग्रीकल्चर में है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका बॉडी में इंट्रो आपका यहाँ पे हो गया है, जो मैंने बताया था उसी को राइट कर लेना, या फिर कुछ और राइट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। बॉडी में यहाँ पे जो है फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के सब पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर में यहाँ पे जो है इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे लाई इन्होंने पॉलिसी, और वो पॉलिसी थी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन में है आपकी परमानेंट सेटलमेंट। तो इसके लाने के पीछे जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, तो यहाँ पे जो आपका ये जो कॉर्नवालिस है, ठीक है, जो सेकंड आपके जो गवर्नर जनरल रहते हैं बंगाल के, इनका इंटेंशन अच्छा होता है। ठीक है, इससे पहले आप देखोगे जो 1770s है, 70s के टाइम पे यहाँ पे बंगाल में काफ़ी बड़ी फेमाइन आती है, जिसमें जो है काफ़ी लोग यहाँ पे मरते हैं। तो ये देखते हैं अभी ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं ना, इनकी काफ़ी ज़्यादा करप्ट पॉलिसीज़ हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये बोलते हैं भी हम आपको जो है जो टैक्स है ना, हम यूनिफॉर्म टैक्स रखेंगे। ठीक है, हम आपसे जो है 1/10 या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ ये लेते हैं। ठीक है, हम इतना, अगर मान लो किसी के पास 100 बोरी होती है तो 100 में से ये 10 बोरी ये ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये बोलते हैं भी हम इतना जो है यहाँ पे परमानेंट जो है यहाँ पे फिक्स्ड रेट के हिसाब से यहाँ पे जो है टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा ये लूप होल्स यहाँ पे छोड़ देते हैं। अपनी तरफ से तो बोल देते हैं हमने ये किया, पर यहाँ पे जो जमींदार के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है। तो यहाँ पे जो किसान होते हैं ना, इनको ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं फिर बाद में। अब इसको देखो इंट्रोड्यूस किसने किया हुआ था, कॉर्नवालिस, 1793 के आसपास किया होता है। और रीजन कहाँ पे है आपका, ये बंगाल के पास है। आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया, और उड़ीसा हो गया। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे जो है ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें जो है क्या सिस्टम है, देखो यहाँ पे ये जो पेजेंट्स है आपके यहाँ पे, तो ये हैप्पी पेजेंट तो आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, ये सैड पेजेंट है। तो ये जो किसान है ना, ये जो है पहले यहाँ पे जो बंगाल या फिर मुगल्स के टाइम में बात करूँ तो यहाँ पे, या फिर नवाब के टाइम की बात करूँ, तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उस टाइम के जो है नवाब के लोग यहाँ पे जाएंगे, वो यहाँ से जो है टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पे आए तो ब्रिटिशर्स ने देखा भी हमारे को एक ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ रहा है खुद का, और उसको जो है गांव गांव जाके पर्सन पर्सन से लेके जो है यहाँ पे जो रेवेन्यू टैक्स है वो कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो इसमें ये यहाँ पे कॉर्नवालिस दिमाग लगाता है भाई ऐसा करो, यहाँ पे एक पर्सन को अपॉइंट करो। ठीक है, जो गाँव का बंदा है उन्हीं में से एक को अपॉइंट करो, जैसे कि जमींदार जो पावरफुल लोग हैं, और बाकी जो है वो उससे जो है यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा, और जो कलेक्ट करके फिर हमारे को दे देगा। तो यहाँ पे आपका जो है जमींदार है, जमींदार जो है यहाँ पे कलेक्ट करके यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये टैक्स देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो पेजेंट है ये टैक्स पेयर है। ठीक, और जमींदार है ये आपका टैक्स कलेक्टर है। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी जो है जमींदार से यहाँ पे जो जितना भी टैक्स है उसको ये कलेक्ट करती थी। ठीक है,
तो एक टाइप से यहाँ पे जो टेंडर वाला सिस्टम होता है ना, तो कॉर्नवालिस उसी को ले आता है भी, एक पर्टिकुलर 5 या 10 साल के लिए भी जो जमीन है यहाँ पे ना, हम यहाँ पे ओपन बिडिंग करेंगे, ठीक है। कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है, उसके पास जो है पैसा है, तो यहाँ पे वो जो है उस जमीन को यहाँ पे ले सकता है लीज में, या फिर या उसका मालिक बन सकता है 10 साल के लिए, ठीक है। जब तक तुम पैसा देते रहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तब तक तुम जो है उस पर्टिकुलर लैंड के यहाँ पे मालिक हो। और यहाँ पे उससे पहले पता क्या होता था, इससे पहले जो है कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था जो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर होता है, जैसे जमींदार है, जमींदार से पहले भी कोई एक चीज एंटिटी होगी, ठीक है, कोई टाइटल होगा उसको, जो पर्सन को, वो यहाँ पे है। पर उसके पास ये पावर नहीं थी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, मान लो ये ABCD है, ठीक है, यहाँ पे 4 जमींदार हैं, और इन 4 जमींदारों के अंदर जो है यहाँ पे किसान काम करते हैं, तो उनके पास ये पावर नहीं थी कि जो यहाँ पे जो टेनेंट है, इसको यहाँ पे जो है उसका मालिकाना हक छीन देते हैं। पर इस लॉ या इस बिडिंग से यहाँ पे जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी लाती है, इससे यहाँ पे जो है टेनेंट्स को यहाँ पे पावरलेस कर देते हैं, और ये जो इनकी जो जमीन इनको दी हुई थी, ये जो है इसके मालिक नहीं होते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ फीचर देखो यहाँ पे क्या क्या है। फीचर्स में पहले यह है फिक्स्ड रेवेन्यू है, ये बोलते हैं भाई हमारे को नहीं चाहिए ज़्यादा चिक चिक, हम जो है फिक्स्ड रेवेन्यू लेंगे, और बाकी जो है तुम्हारे को देखने की बात है, हम साल को देखेंगे, 1 साल का हमारा जितना बनता है हम लेंगे, चाहे जितना तुम्हारे को प्रॉफिट हो, तुम्हारे को 100 की जगह 110 बोरी हो जाए, या फिर 100 की जगह 50 ही हो, हमारे को इससे लेना देना नहीं है, हम जो है जो जितना हमारा बनता है हम लेंगे हमारी तरफ से। कोई भी यहाँ पे ये लैंड रेवेन्यू है, ये फिक्स्ड था। इसमें ब्रैकेट में लो फ्लक्चुएशन आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इनको ये लेना देना नहीं था इस चीज़ के हिसाब से, इनका फिक्स था, हमारे को इतना चाहिए तो चाहिए, बाकी तुम खुद का देखो, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा फीचर है, यहाँ पे हेरिडेटरियल राइट यहाँ पे आ गया। इससे पहले कोई भी जमींदार ऐसा था, ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। पर यहाँ पे आप देखोगे जब हेरिडेटरी यहाँ पे आ जाता है, ये बोलते हैं हमने तो टेंडर निकाला 10 साल के लिए, अगर तुम पे करते रहोगे हमारे को, ठीक है, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा भी यहाँ पे जो है जमींदार बन जाएगा, तो सबसे बड़ा लूप होल ये होता है, ठीक है। तो जो जमीन होती है ना, वो एक पर्सन के पास यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाती है। अब तीसरा देखो यहाँ पे राइट टू ट्रांसफर, ये जमींदार के राइट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जमींदार है ना, उसको यहाँ पे इन्होंने ये राइट भी दिया हुआ है, अगर ऐसा लगता है कल को तुम्हारे को जो है तुम्हारे से ये जो लैंड है ना, ये जो लैंड है पर्टिकुलर लैंड, इसको इनको इन्होंने टेंडर में ली हुई थी, ठीक है, इशू हुई थी। अगर ये पर्सन जो है फेल कर जाता है भी इस लैंड को यहाँ पे रूल करने के, या फिर ब्रिटिशर्स को पे करने में, तो यही पर्सन जो जमींदार है ये अपनी लैंड को यहाँ पे बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो ये राइट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ये ब्रिटिशर्स यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे से मतलब था। तो यहाँ पे राइट टू ट्रांसफर था इनके पास लैंड के बारे में, लैंड के ऊपर यहाँ पे लिख देना, और सेलिंग ऑफ लैंड, ठीक है। अब ये जो है जो पेजेंट्स थे ये टेनेंट्स बन जाते हैं, इनके मालिकाना हक खत्म हो जाता है यहाँ पे। पेजेंट्री एज टेनेंट, टेनेंट्स वो होते हैं जिनके पास जो है अपनी ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों की ज़मीन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये टेनेंट्स होते हैं। तो जब ज़मींदार को ऐसा लगता है भी ये पर्सन मेरी नहीं सुन रहा है, या फिर इससे इतना जो है आउटकम नहीं निकल रही है, तो उस पर्सन को यहाँ से उस ज़मीन से ये निकाल सकता था, ठीक है। तो ये ज़मींदार के पास राइट आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये एक्सप्लॉइट करता है फिर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा लूप होल होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे अब ये जो रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फिक्स अमाउंट रखा हुआ था। तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है आप देखोगे 11th के हिसाब से होता था, 1/11, ठीक है। तो जिसमें आप देखोगे 1/11 वो ज़मींदार को मिलता था, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे 10/11 जो बचा हुआ हिस्सा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, ठीक है। तो इन्होंने तो बोल दिया भी हम इतना लेंगे, बाकी हमारे को लेना देना नहीं है। पर अब यहाँ पे जो ज़मींदार है ना, इनके लिए तो कोई कंडीशन थी नहीं भी, यहाँ पे ये 1/11 थी, ठीक है। अब मान लो कोई पर्सन यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स को 11 बोरी चाहिए थी, ठीक है,
तो ये जो ज़मींदार है ना, ये बोलते हैं भी जो यहाँ पे टेनेंट्स तो रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको ये निकाल सकते हैं। तो 15-11 की जगह ये 15 बोरी बोलेगा, एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, 100 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलेगा भाई 15 बोरी यहाँ पे जो है हमारे को चाहिए टेनेंट्स को। अब 15 में से यहाँ पे ये क्या करेगा, अब एक की जगह 4 बोरी खाएगा और 10 यहाँ पे, सॉरी 5 खाएगा और 10 यहाँ पे ब्रिटिशर्स को देगा। तो इनको तो फिक्स अमाउंट होता है, यहाँ पे होता है, तो इसको ये फिक्स ही रखते हैं। पर खुद के लिए यहाँ पे ये जो है एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक लूपहोल होता है यहाँ पे। अब आ जाओ सेकंड वन जो है आपकी रैयतवारी। तो ये आपके जो है थॉमस मुनरो के द्वारा यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस की जाती है। और ज्योग्राफी जो है इसकी जो है सदर्न इंडिया है। ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे ये जो है परमानेंट सेटलमेंट को ये देखते हैं भी, परमानेंट सेटलमेंट तो फेलियर है, इसमें आप देखते हैं भी यहाँ पे जो है जो किसान है ना उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो मुनरो दिमाग लगाता है, ऐसा करते हैं भी जमींदार जो है यहाँ पे ये जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टेनेंट्स को, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम जो है ये जो जमींदार का कॉन्सेप्ट है ना, ये मिडल मैन है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो मिडल मैन है ना, यहाँ से ये रिमूव कर देते हैं। पर इसमें आप देखते हो यहाँ पे जो टेनेंट्स जो होते हैं ना, इनको लैंड की यहाँ पे जो है ओनरशिप मिल जाती है। तो ओनरशिप में आप देखोगे यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे करता है। तो टाइम के हिसाब से आप देखोगे पता क्या होता है यहाँ पे, तो ये जो टेनेंट्स होते हैं ना ये खुद ही यहाँ पे ओनर बन जाते हैं, ठीक है। और ये ज़मींदार एक टाइप से बन जाते हैं, ठीक है। जो ज़मींदार जो यहाँ पे चले हुए थे ये खुद ज़मींदार बनते हैं और यहाँ पे जो है अपने अंडर जो है दूसरे को यहाँ पे टेनेंट्स जो किसान है उसको रखते हैं, ठीक है। तो एक टाइप से यहाँ पे आप देखोगे कोई भी यहाँ पे देखोगे सारे ही करप्ट होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से एक अपना फायदा देखता है, दूसरा अपना फायदा देखता है। तो बात घूम फिर के वही आ जाती है, जिसके पास जो है यहाँ पे जो जमीन होती है वो खुद यहाँ पे काम ना करते हुए दूसरे पर्सन को यहाँ पे काम के लिए रखता है और खुद जमींदार की तरह एक्ट करता है। ये लूपहोल था। अब फीचर देखो क्या क्या है इसमें। सबसे पहली बात है यहाँ पे इसका फीचर है डायरेक्ट कलेक्शन, क्योंकि मिडिल मैन यहाँ पे इन्होंने क्या है एलिमिनेट कर दिया हुआ था। मिडिल मैन, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा है यहाँ पे जो है ओनरशिप राइट जो है, दूसरा फीचर है इसका। तो यहाँ पे जो ओनरशिप है ना आपकी वो कल्टीवेटर, ठीक है, जो टेनेंट है कल्टीवेटर लिखो, वही उसका लैंड ओनर होगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने जो है इस बार लैंड सर्वे और क्लासिफिकेशन भी कर दी, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने यहाँ पे साथ में, इन्होंने लैंड सर्वे एंड क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे की। तो जिसमें यहाँ पे लैंड रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है यहाँ पे इन्होंने हाई रखा, ठीक है। पर उसमें भी यहाँ पे आप देखोगे जो ड्राई स्टेट्स हैं या फिर ड्राई लैंड है वो 50% टैक्स लेते थे। और जो यहाँ पे वेट लैंड है आपकी, ठीक है, जो उपजाऊ जमीन है यहाँ से 60% यहाँ पे ये टैक्स लेते थे, ठीक है। पर मुगल्स या इससे पहले के जो भी रूलर्स थे ना उसके टाइम में यहाँ पे जो है 1/6 के हिसाब से यहाँ पे टैक्स लिया जाता है, ठीक है। 1/6 का मतलब ऐसा है यहाँ पे अगर कोई 100 बोरी प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे 16 कितनी बोरी ये लेते थे, ठीक। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि 100 में से 60 बोरी ये ले जा रहे हैं, तो बाकी फिर इनको क्या बचेगा, अगर फेमाइन वगैरह होगी तो इनको लेना देना नहीं होता है। तो इसमें जो है इंडिया के बुरे से भी बदतर हाल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 2025 का साल है तो इसमें ये भी बहुत खतरनाक है। इसमें जो है जितनी भी क्रॉप है ये सारी डिस्ट्रॉय हो गई है, खासकर नदर्न इंडिया में। जो छल्ली है जिसको मेज बोलते हैं, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, ठीक है, क्योंकि इसको बारिश नहीं चाहिए होती थी और इसमें एक्सेसिव बारिश हुई इस बार। और जो आपका ये जो धान होता है जो पैडी है, पैडी इस बार जो है बिल्कुल काला हो गया है, ठीक है, क्योंकि फार्मिंग बैकग्राउंड से है तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये भी ठीक नहीं हो रहा है और इस बार जो है फिर से बारिश हो रही है। अब इसमें कल्टीवेशन का टाइम है, इस टाइम अक्टूबर मंथ चला हुआ है, तो इस टाइम जो है धान वगैरह को काटते हैं, तो यहाँ पे फिर से बारिश हो रही है। पंजाब में तो आपने देखा ही होगा बाढ़ में क्या होगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देखोगे आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे जो है ये जो सब्सिडाइज वगैरह जो जितने भी यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह या फिर ये मिलती है ना डिपो या राशन वगैरह में, तो इनके भी आपको जो है शायद रेट वगैरह बढ़ते हुए देखेंगे। और बाकी ओपन मार्केट में तो आपको जो है अभी से शायद महसूस हो जाएगा थोड़ा टाइम में, 2-3 महीने में। अब 3 पॉइंट मैंने लिख लिए। चौथा है यहाँ पे कैश पेमेंट, इसका स्पेशल फीचर है भाई। ये क्या है, कैश पेमेंट।
तो इससे पहले जो है, जो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होती थी ना, वो सर आपकी जो अनाज जो आपने उगाया ना उसके ऊपर होती थी, ठीक है। अब इनका ऐसा है, आप जो है हमारे को पैसा दोगे, ठीक है। जो पेमेंट जो होगी किसान किस में करेगा, मनी में, ठीक है। तो यहाँ से ये जो लाला वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, जो यहाँ पे जो लोन देता है ना, वो यहाँ पे शुरू होता है। मदर इंडिया मूवी देखी होगी तो उसमें देखना यहाँ पे, तो लोन के चक्कर में पड़ते रहते हैं और लोन जो है डेटलेस साइकिल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फसल हर बार यहाँ पे आपको अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। और फसल के यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट आप देखोगे, कई बार के जो बीज होता है ना वो 90 डेज़ का होता है, 120 डेज़ का होता है, ठीक है, अलग अलग, या 100 डेज़ का होता है। तो इसमें यहाँ पे जो है कल्टीवेशन आगे पीछे होती है, ठीक है। कई बार जो है फसल जो है खेत से उतरी नहीं होती, उससे पहले इनको जो है लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पास तो भाई ब्रिटिशर्स के यहाँ पे जो है फिक्स टाइम होता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इसमें ये जो है डेट लाइफ साइकिल यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। अब थर्ड वन है आपकी महलवारी। तो महलवारी में क्या होता है, यहाँ पे ज्योग्राफी देखो कौन सी है यहाँ पे। अब आपकी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे पंजाब और यूपी वाला रीजन है ये, और सेंट्रल इंडिया जो एमपी वाला रीजन है, तो यहाँ पे ये जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और वैसे ये जो वर्ड महल है ना, महल का मतलब होता है विलेज, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये एडमिनिस्ट्रेशन की, महल। तो इसमें ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है न्यू कॉन्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी ये टेनेंट्स हैं, टेनेंट्स जो है यहाँ पे ये जो विलेज का हेडमैन होता है, ठीक है, जिसको लंबरदार बोलते हैं, इसको यहाँ पे कोलेक्टिवली पे करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, कोलेक्टिवली पे करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो आ जाओ फीचर के ऊपर, यहाँ पे काफ़ी टाइम हो रहा है, वैसे मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया, तो जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहाँ पे पहला फीचर है महल। महल का मतलब होता है एज अ यूनिट। तो यहाँ पे आप लिखना, जो महल जो यहाँ पे जो है, जो सिस्टम है, लिख लो यार, सिस्टम ट्रीटेड महल एज बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। बिल्कुल तोड़ के यहाँ पे इन्होंने किया हुआ था अंग्रेजों ने, ठीक है। काफ़ी दिमाग लगाया होता है, फिर वही बात है, करप्शन तो आ ही जाता है। दूसरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। गांव के ऊपर बोलते हैं ना भाई, यहाँ पे जो है 500 बोरी धान यहाँ से जा सकती है, तो यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था भाई, उसमें यहाँ पे हम फिक्स अमाउंट रखेंगे, ना कि एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। तो क्या आ जाती है, यहाँ पे जो एंटायर विलेज है, ये पे करता है कलेक्टिवली, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जो तीसरा फीचर है, यहाँ पे ये जो विलेज का हेडमैन है, ये यहाँ पे आपका बनता है क्या, ये बनता है यहाँ पे मिडल मैन। जो लंबरदार है, जिसको लंबरदार बोलते हैं, ठीक है, टर्म है ये कलेक्ट करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स और पे करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है 3-4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आ जाओ दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम जो है वापस चलेंगे, ठीक है। कहाँ पे थे हम, एग्रीकल्चर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, अब हम ट्रेड के ऊपर आएंगे और उसके बाद इंडस्ट्री के ऊपर आएंगे। तो सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे शुरू होता है ट्रेड। तो ट्रेड के ऊपर यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है यहाँ पे अनइक्वल प्रैक्टिसेस चली हुई है। तो यहाँ पे आप वन वे ट्रेड भी राइट करना कर सकते हो, ठीक है। वन वे ट्रेड चला हुआ था, यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप जो है यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो वेन डायग्राम से। तो यहाँ से जो है हैवी टैक्स देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्यूटी फ्री। तो इंडियन इकोनॉमी यहाँ से जो है क्रिपल करती है। अब तीसरा फैक्टर यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे जो है इंडिया को जो है, ये जो है, जो जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आपकी ये सारी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, खादी हो गया, मसलिन हो गया, स्पाइसेस हो गया, कुछ भी ऐसा हो रहा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है, जैसे आइवरी होगी। तो इंडिया को यहाँ पे ये जो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कंट्री बना देते हैं।
रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, अब इम्पैक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, इम्पैक्ट क्या है, लास्ट बिल्कुल खत्म करेंगे। ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया मैंने आज। तो इम्पैक्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला पॉइंट है आपका ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंडिया जो है, यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी, आपको देखने को मिल रहा है। जो इंडिया यहाँ पे एक टाइम पे आपको देखने को मिलेगा ग्लोबली 24% के आसपास यहाँ पे ग्लोबल जीडीपी के ऊपर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ से जो है इंडिया जो है 1.5 या 2% के आसपास यहाँ पे ये ले आते हैं इंडिया को। और इसके बाद आप देखोगे इंडिया क्या यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाता है। ठीक है जी, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे जो इंडिया में ये जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट है, यहाँ पे आप देखोगे जितनी भी यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लाई, तो इसमें जो है सोशियो इकोनॉमी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी यहाँ पे आ जाती है। इंक्रीज्ड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है जी, तो सिस्टम में इससे काफ़ी ज़्यादा रिजिडिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि हायरार्की आपको देखने को मिलेगी। एक तो पहले ये इंडिया जो है कास्ट सिस्टम के साथ जो है यहाँ पे सफ़र कर रहा था, और इसमें जो है आप देखोगे जो क्लास सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये यहीं से जो है ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे जो है, जो एग्रीकल्चर जो बैकबोन थी वो डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहां पे एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं इम्पोवर्टाइजेशन या फिर इम्पोवरिशमेंट ऑफ लैंड है। इसको क्या बोलते हैं, जो अनउपजाऊपन या फिर बंजर जिसको बोलते हैं जमीन ऑफ लैंड। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आपको क्या देखने को मिलता है, जो पेजेंट्स थे। ठीक है, जो मैंने इसमें बात रखी आपको, यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक की इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो ये यहाँ पे पेजेंट्स को यहाँ पे काफी ज्यादा तंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या शुरू होता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेजेंट्स। ठीक है, फिफ्थ क्या है, यहाँ पे जो है जो जमींदार है इनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इंक्रीज जमींदार पावर। ठीक है, अब सिक्स्थ वन है यहाँ पे आपकी जो ये जो आपके टेनेंट्स है ना, ये यूरोपियंस इनको आप परेशान करते हैं, भाई ऐसा कर, तो ना अब कैश क्रॉप यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर। ठीक है, अब कैश क्रॉप अगर यहाँ पे आप ग्रो करोगे तो यहाँ पे क्या है, सॉइल की डिग्रेडेशन यहाँ पे शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक कर्ज था। अब इससे पहले ऐसा होता था भाई, फसल बेशक यहाँ पे फेल कर जाती है तो कम से कम खाने के लिए तो होता है। अब यहाँ पे कैश क्रॉप में आदमी खाएगा क्या, मिट्टी खाएगा। ठीक है, अगर जैसे बीटी कॉटन है ना, बीटी कॉटन सबसे पॉइजनस यहाँ पे है, और ये लैंड को भी खतरनाक है, और जो यहाँ पे जो भी इंसेक्ट्स वगैरह या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ है या फिर एनिमल या पशु चले जाता है उसमें, उसके लिए भी यहाँ पे ये खतरनाक है। तो यहाँ पे ये जो है इंडिया को क्रिपल कर देते हैं। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे आज तक आज के लिए यहाँ पे काफ़ी है। ठीक है, काफ़ी आज 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। तो देखो ऐसा पता क्या होता है, अगर ज़्यादा एक ही दिन में ज़्यादा कर देना तो बेसिक आपकी जो है यहाँ पे मैं बोलता हूँ जो डिसिप्लिन अच्छा होगा ना, पर कई बार ऐसा होता है भी यहाँ पे आदमी जो है मोटिवेट होकर आता है, पर जो यहाँ पे जब लेंथी हो जाता है ना सिलेबस, तो वो मोटिवेशन कम होने लग जाती है। ठीक है, तो डिसिप्लिन अच्छी बात है, पर तब भी यहाँ पे जो है सिलेबस तो थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करें ना तो ज़्यादा अच्छा है। बोलते हैं ना भाई, 2 रोटी या 4 रोटी खा सकते हैं, पर एक साथ ही 10-12 खिलाओगे तो आदमी बीमार हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये जो बचे हुए 2 पार्ट है उसको करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है 1857 का रिवोल्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय।